चंद्रगुप्त मौर्य जब पावर में आए तो ग्रीक एम्बेसडर उनके पास आए थे मेगिस्थनीज। तो उन्होंने किताब लिखी थी इंडिका करके, एंड वेयर ही सेज कि जो ये पैलेस इन्होंने बनाया है, पैलेस के जो पिलर्स हैं वो पिलर्स इतने लंबे हैं कि ऐसा लगता है कि वो आसमान में पूरे चले गए। रामायण हो गया, महाभारत, ये किस पीरियड में लाई करेंगे? रामायण और महाभारत को हम एज ए अगर सिर्फ एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के हिसाब से देखें, डेफिनेटली उसमें जो जोग्राफिक लोकेशंस के बारे में बात करी गई है, जो रिवर्स के बारे में बताया गया है, या जो भी सिनेरियो के जोग्राफी के बारे में बताया गया था, वो दैट इज ट्रू। अयोध्या की बात आती है, अयोध्या एग्जिस्ट, लंका एग्जिस्ट, द पाथ ऑफ रामा एग्जिस्ट, राइट। नॉर्थ इंडिया में भी कुछ ऐसी जगहें हैं या फिर साउथ इंडिया में कोई प्रोमिनेंट जगह जो लोगों को ज़रूर देखना चाहिए? तो कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो ऊपर से नीचे बिल्ट हुआ है और एक पहाड़ के बीच में वो बनाया गया है। इट इज़ एन एब्सोल्यूट वंडर, इट्स अ वंडर। हम सोच भी नहीं सकते वो इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है। उसके जो वॉल्स हैं दे आर डेकोरेटेड विद रामायण एंड महाभारत, फुल रामायण एंड महाभारत। हाय डॉक्टर प्रतिष्ठा, वेलकम टू द चैनल। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो हम टॉपिक आज डिस्कवर कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूस हमारा जो एफर्ट है कि इंडिया की हेरिटेज को भी हम डिस्प्ले कर पाएँ, उसके बारे में जान पाएँ, और क्या क्या चीज़ें इंडिया में हिस्टोरिकली कैसे कैसे प्रोग्रेस की हैं, आर्कियोलॉजिकली, रिलीजियसली, तो कैसे उनका सिंक बैठता है। क्योंकि हमने ग्लोबली भी देखा है कि बहुत सारे चर्चेज़ जो हैं वो बड़े ज़्यादा फेमस हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर। रोम हो गया, इटली में जितनी जगहें हैं वो बड़ी फेमस हैं, बेसिलिकास हो गए। पर इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर को, ऑल्दो देयर हैव बीन एफर्ट्स रिसेंटली कि लोग जानें, पर हम आज आपसे वो डिटेल में थोड़ा सुनना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंडिया की जो हैं जो हमें जाननी चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू आदित्य जी फॉर हैविंग मी हेयर टुडे एट द पॉडकास्ट। डेफिनेटली आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे वो इवॉल्व हुआ है। क्योंकि जब हम बाहर के या फिर यूरोपियन या समथिंग आउटसाइड इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट टेम्पल, अबाउट चर्चेस और मॉस्क, हाउ दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, उनका हिस्ट्री जो है या फिर उनका डेवलपमेंट जो है वो बीच में से कहीं से शुरू होती है एंड देन इट इज़ कंटिन्यूअस एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। बट जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं या रॉक कट आर्किटेक्चर या किसी भी टाइप ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं, it is quite, the idea is quite uniform, but they have their own regional tendencies। क्योंकि अगर आप टेम्पल्स देखेंगे तो आपको फॉर्म्स ऑफ टेम्पल्स दिखेंगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ टेम्पल्स एंड देर आर सेवरल टेम्पल्स, आप एंशियंट देखें या प्रेजेंट देखें, राइट। बट देर इज़ अ कॉन्टिन्यूटी एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब भी मैं पढ़ाती हूँ या कहीं पे भी कोई लेक्चर देती हूँ, मेरा हमेशा यही होता है, ये समझाना दैट हाउ इंडिया और भारत इज़ अ सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि इंडिया या फिर भारतीय सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ द ओनली कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन। तो आजकल लोग बहुत इजीली एक टर्म यूज़ करते हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बहुत इजीली यूज़ करते हैं, लूजली यूज़ करते हैं। बट जब हम एकेडमिक या आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो कल्चर और सिविलाइजेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो जनरली लोग मिक्सअप कर देते हैं। तो सिविलाइजेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशन, इट्स अ सिविलाइजेशनल स्टेट। क्योंकि जो चीज़ हमारे देश में, मान लीजिए 8,000 ईयर्स, मैं मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ, इट माइट प्रीडेट ऑल्सो थ्रू न्यू फाइंडिंग्स, जो शुरू हुआ है वो आज तक रेलेवेंट है और आज तक चलता आ रहा है। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो हमारा हेरिटेज हो, चाहे कल्चर हो, ट्रेडिशंस हो, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, तो ये काफ़ी आर्ट फॉर्म्स हो, ये काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूअस है विथ मिनिमल चेंजेस। तो इसमें आपने कंटिन्यूटी की बात की, और कितना डेटेड है ये चीज़ें। तो जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स हैं वो बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलते आ रहे हैं। तो उसमें एक तो हो गया आर्कियोलॉजी, एक हो गया सिविलाइजेशन के जैसे आपने पार्ट। तो सबसे जो पहला था उसमें उसमें हम क्या हमें एविडेंस मिलता है अभी इंडिया में टेम्पल के फॉर्म में? तो बिफोर वी गेट इनटू टेम्पल्स, हमें एक
सिंस हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिमिनरी फेज। तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं या आर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं, वो स्पेसिफिकली हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड से मिलना शुरू होता है, या सिंधु सरस्वती आजकल लोग उसको बोलने लगे हैं। उसके पहले जो था वो हमारा प्री हिस्टोरिक एरा कहा जाता है, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जहाँ पे स्टोन एज को हम रखते हैं। वहाँ पे आर्ट फॉर्म्स या आर्किटेक्चर जिसे हम डिफाइन करते हैं इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, वो हमें बहुत लिमिटेड देखने को मिलता है, और वो भी हमें नियोलिथिक के लास्ट फेजेस में देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग हंटिंग गैदरिंग से एक जगह पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके एग्जाम्पल्स हमको कश्मीर के गुफ्ट्राल एक साइट है और बुर्ज़होम करके एक साइट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, जहाँ से हमें लोग सेटल होने का पता चलता है, घरों का होना एक जगह पे पता चलता है। बट इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर आर्किटेक्चर्स देखने को, जहाँ पे हमें घर देखने को मिलते हैं, या फिर यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड से आप लोगों ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि दैट इंडस वैली में सब कुछ 90 डिग्री पे रोड्स मीट करते हैं, और उनके नाले बहुत अच्छे होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम एक्सीलेंट है। पर आजकल लोग उसको हमेशा से जोक के हिसाब से यूज़ करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम है तो क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पे जो सिविक सेंस था उन लोगों का, वो हम आज भी लैक करते हैं। वी कांट मैच दैट विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज गिवन। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस वैली के साइट में, इंडियन साइट्स में चले जाएंगे, जैसे कि राखीगढ़ी है आपके हरियाणा में, उसके बाद ढोलावीरा है, इट्स इन गुजरात, देन वी हैव गनवेरी वाल, वी हैव भिराना, देन वी हैव बनावली। ये सारे साइट्स जो है ये एक्सकवेटेड साइट्स है और पब्लिश्ड साइट्स है। मैं तो आपको 4 बताया, हमारे पास 1500 साइट्स हैं। और इनका जब एक्सकवेशन किया जाता है, जो हमारे पास मटेरियल निकल कर आता है, उससे पता चलता है कि जो लोगों की समझ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थी, एंड दे वर क्वाइट क्लियर अबाउट इट कि क्यों हमको 90 डिग्रीज पे रोड्स मीट करने। क्योंकि कोई बाहर से आ रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे, ओमान के साथ ट्रेड कर रहे थे, इजिप्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे, मेसोपोटामियन साइट्स के साथ कर रहे थे, क्योंकि उनके आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमारा जिक्र मिलता है, हमारा मटीरियल मिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ट्रेड्स था। तो वहाँ से लोग जब यहाँ आएंगे तो वो खो ना जाए, उनको पता होना चाहिए कि दैट दे वेयर दे आर एक्चुअली एंटरिंग। सो इसीलिए 90 डिग्रीज पे मीट होना ज़रूरी है। ड्रेनेज सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम आजकल देखते हैं दिल्ली में भी थोड़ी सी बारिश हो जाए, रस्तों में पानी भर जाता है, राइट? बट उस टाइम पे भी इतनी बारिश, इससे भी ज़्यादा बारिश होती थी, बट उनके वहाँ पे कभी भी ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फैन मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इंडस से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जो कि एक शिफ्ट हमें दिखता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये एक टाइम था जब 1940s 1950s 60s 70s अराउंड, जब काफ़ी सारे हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था कि गैप है बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द हिस्टोरिक पीरियड, जिसके बीच में हमें कुछ भी नहीं मिलता। बट थ्रू रीसेंट एक्सकवेशंस, रीसेंट फाइंडिंग्स ये प्रूफ करती हैं कि जो हमारा जो ये डार्क एज था वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, हमारे पास बस मटेरियल नहीं था। हम अब नए एक्सकवेशंस, नए रिसर्च से पता कर सकते हैं दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूअस कल्चर और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो इंडस के बाद जब हम आर्किटेक्चरल फॉर्म्स की बात करते हैं, अगेन लार्जर आर्किटेक्चरल के फॉर्म्स, जैसे इंडस का टाउन प्लानिंग तो है, अलॉन्ग विद दैट दे हैव बिल्ट बिगर ग्रैनरीज, मतलब इतने बड़े ग्रैनरीज कि दिल्ली जैसा सिटी उसके अंदर आ जाए। दे हैव सच बिग ग्रैनरीज, दे हैव स्टेडियम्स विच इज़ इन मोहेंजोदारो राइट नाउ। देन वी हैव एक ग्रेट बाथ के बारे में आपको पता होगा, अगेन इट्स इन मोहेंजोदारो। अगर आप डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी हाउसेस की बात करते हैं, देयर वाज अ टाइम लोग बोलते थे कि इंडिया में उस टाइम पे ट्रिपल स्टोरी हाउसेस नहीं होते थे, बट आफ्टर recent findings it is proved that double story triple story houses हुआ करते थे, and they had a proper idea of how a city or a nagar should be, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए। आफ्टर दिस फ्रॉम द हिस्टोरिक पीरियड अगर हम बात करें, उसके बीच में एक कल्चर आता है, नॉट सिविलाइजेशन, अ कल्चर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दैट अराउंड 1900 BCE द सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड। Around 1900 BC, the Indus collapsed, and
after around 700 300 years later, there is another second urbanization which came up with the introduction of iron. This is what it is being taught in the historical backgrounds. तो मैम जस्ट टू कट यू शॉर्ट पहले कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात की, उसमें अगर हम वर्ड पैरेलल्स देखें, पैरेलली उसमें जैसे आपने बोला कि जो हमारी सिटीज़ थी बड़ी बड़ी प्लान थी उस टाइम पे, मे बी आई थिंक वो फर्स्ट एक ना हो, कुछ उसके पहले भी हिस्ट्री रही होगी, उन लोगों ने ट्राई किया होगा, फिर फाइनली एक मॉडल आया इंडस वैली पे, तो देयर वुड बी अ लॉन्ग हिस्ट्री बिफोर दैट ऑल्सो। बट ग्लोबली उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो कैसे डिज़ाइन थी, जैसे हमने बोला हमारी तो एडवांस थी इंडस वैली, तो वहाँ पर बाकी ग्लोबली कैसे था उस टाइम पे? ग्लोबली की बात अगर हम कर जाए, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी 3 और सिविलाइजेशंस ग्रो कर रहे थे, दैट इज़ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना के साथ। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया, हमें पता है इजिप्ट का आर्किटेक्चर क्या है, दे हैव बिल्ड सच ग्रेट पिरामिड्स जो आज भी खड़े हैं, राइट? उसमें तो इजिप्टोलॉजिस्ट दिन रात काम करते हैं। देन मेसोपोटामियन के अगर हम देखा जाए, दे हैव बिल्ड बिगर मॉन्यूमेंट्स लाइक जिगुराट्स, जहाँ पे अगेन सार्कोफेगस और अगेन फ्यूनररी और इसके हिसाब से उन्होंने बनाया। वैसा हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, या फिर अगर चाइनीज़ भी देखेंगे उनके भी बिगर स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए हैं। बट अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जो वेस्टर्न पार्ट में हो रहा था, तो दे हैव बिल्ट मोर ऑन सिविक आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंट्स एज अ प्रेजेंट कॉनोटेशन, हम मॉन्यूमेंट्स ऐसा कुछ नहीं देखते कि हम उसको मॉन्यूमेंट के रूप में परसीव करें। जितना मैंने पढ़ा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर हम इजिप्ट और जिगुरट्स और इन सब का देखेंगे, वैसा हमें यहाँ नहीं मिलता। बट सिविक सेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड टाइम हुआ करता था। जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पर भी थी, बट बाकी सिविलाइजेशंस ने फोकस किया मॉन्यूमेंट्स बनाने में ज़्यादा, और हमने ज़्यादा अपनी अर्बन प्लानिंग पे और प्रॉपर सिटीज़ बनाने में लोगों के लिए ज़्यादा फोकस किया। जी, एकदम अर्बन। अर्बन अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम वर्ड, क्योंकि हम उनको अर्बन बोलते हैं और हम सोचते हैं कि हम लोग अर्बन हैं। बट अगर हम अर्बन का वो देखें, डेफिनेशन देखें, तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लियरली इज़ अंडर द अर्बन डेफिनेशन। बट और उससे आगे बढ़े हैं जो आप टू द पॉइंट दैट यू वर सेइंग कि yeah, the decline of the civilization, and then we have iron getting introduced. तो अगेन इसमें बहुत मारा मारी होती थी कि भाई सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया, उसके बाद नया सिविलाइजेशन आ गया, ये वो। बट देर इज़ अ कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, हमारे पास रिसर्च की उस टाइम बहुत कमी थी, एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन की बहुत कमी थी, जो कि अब नहीं है। अब विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विद ASI वर्किंग रियली हार्ड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग रियली हार्ड, वी हैव मटीरियल प्रूविंग दैट देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूटी। सो सेकेंड अर्बनाइजेशन, ऐसा कहा जाता है कि अभी हम सेकेंड अर्बनाइजेशन में बैठे हैं, क्योंकि हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद से अभी तक ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन नहीं हुआ है। दिस इज़ व्हाट इट अर्लियर इज टू बी से, बट नाउ इट्स अ कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। तो जब हम सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, तो उसमें भी 600 BCE से हम देखते हैं द आइडिया ऑफ द महाजनपद्स आर कमिंग, right? The 16, the 16 Mahajanpads. Now they are great, these republics, democracies, and monarchies. Again, in this context, we lack actual data saying कि यहाँ पे बड़ा monument जैसा कुछ रहा होगा। Only bits and pieces में only remnants हमको मिलते हैं। और उनके जो कॉइन्स हैं, जो रिपब्लिक्स के कॉइन्स जो थे महाजनपद्स के, उसमें हमको आर्चर्स और चैत्यर्स का डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगेन आई विल से दैट हमें रेमनांट्स मिलते हैं, और उसको मैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं कहूँगी कि यही सही है। आई थिंक दैट more research is required to push this point. But after 3rd century BCE, when we have the upsurge of the dynasties coming in, the Nandas, the Haranyaks, the Mauryas coming in, तब हम आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा फॉर्म देखने को मिलता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब पावर में आए, तो ग्रीक एम्बेसडर उनके पास आए थे, मेगिस्थनीज। ये आप हर कोई बचपन में पढ़ता है। तो उन्होंने किताब लिखी थी इंडिका करके, तो वो इंडिया के बारे में है।
तो वो अपने उस किताब में, वॉज अ ग्रीक पर्सन, उन्होंने ग्रीक में लिखा है कि उन्होंने सैंड्रोकॉटस के जगह पे आए हैं. सैंड्रोकॉटस इज द ग्रीक नेम फॉर चंद्रगुप्त मौर्य. एंड वेयर ही सेज कि जो ये पैलेस इन्होंने बनाया है, पैलेस के जो आपके जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स इतने लंबे हैं कि ऐसा लगता है कि वो आसमान में पूरे चले गए हैं. और जो रूफ हुआ करता था, वो रूफ इतना ब्यूटीफुल होता था. एंड ही ऑल्सो सेज दैट कि वो वुड का बनाते थे. ड्यूरिंग दैट टाइम जो पिलर्स होते थे वो स्टोन के होते थे एंड वुड का इस्तेमाल वो करते थे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये अगर हम नोट करके रखेंगे, वी विल यूज इट समवेयर एल्स, दैट वाई दिस पॉइंट आई एम मेकिंग हेयर इज इम्पॉर्टेंट. तो ही गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दीज ब्यूटिफुल पैलेसेस वर, हाउ द फ्लोर्स वर, कौन सा स्टोन यूज किया जाता था, उसको कैसे मतलब ऐसे पॉलिश किया जाता था. द मौर्यन पॉलिश इज समथिंग जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट आज भी सोचते हैं कि ये पॉलिश अचीव कैसे किया गया था. सम से कि जो चुन्नर सैंडस्टोन है, जो कि चुन्नर जगह से आता है, उसको वो क्या कहते हैं, ग्लास से रब करते थे, तो इसलिए वो पॉलिश अचीव होता था. बट सम रिसर्चर्स रिफ्यूट इट. बट इट्स एन एक्सीलेंट पीस दैट हाउ इट इज़, यू नो, द पैलेसेस आर डेकोरेटेड. बट अभी अगर जब आप साइट में जाएंगे, जैसे कुम्भलहार हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तो इन साइट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनका बर्न्ट मटेरियल मिलता है कि कभी पैलेस में आग लग गई होगी. इनफैक्ट मौर्यन जो ट्रेटाइसिस हैं वो यही बोलते हैं कि पैलेस में आग लग गई थी, और बहुत भयंकर आग लगी थी, जिसकी वजह से पूरा पैलेस टूट गया था. तो एक्सकवेशंस में भी हमको बर्न्ट ब्रिक्स और बर्न्ट रिमनांट्स हमें काफ़ी ज़्यादा कुम्भलहार के साइट से, जो कि बिहार में है आज, वहाँ से देखने को मिलता है. और जैसे आपने अभी हमने डिस्कस किया कि जो फोकस था पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का वो सिटीज़ का था, और आपने फिर बात की कि जो बाकी सारी सिविलाइजेशन है उसमें डायनेस्टीज़ थी. तो क्या ऐसा है कि क्योंकि इंडिया में उतना जो किंग ओरिएंटेड रूल था वो कम होगा और डेमोक्रेसी या गवर्नेंस बाय पीपल ज़्यादा होगी, तभी उन्होंने इन सब चीज़ों पे फोकस किया, बाकी सब जगह मे बी किंगडम्स हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा पहले से डेमोक्रेटिक एटलीस्ट थोड़ा सा जो इंक्लिनेशन था वो था, बट ग्लोबली बाकी सारी जगह राजा महाराजा ये सब चीज़ें चल रही थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा फोकस, कैसे हम देखते हैं उसके बाद भी जब मौर्याज आए या फिर जितनी भी किंगडम्स आए, फिर उन्होंने फोकस किया कि भाई हम बड़े बड़े कुछ ऐसे अपनी पावर रिजेंबल करने के लिए वो बनाए. तो पहले डेमोक्रेटिक थे हम, उसके बाद ये किंगडम वाला सिस्टम आया, ऐसे पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है भी. और इनफैक्ट जो मैंने महाजनपद्स की बात करी, उसमें मेजर जनपद्स जो थे, उसमें काफ़ी सारे रिपब्लिक्स हुआ करते थे, डेमोक्रेट्स हुआ करते थे. डेमोक्रेसी वो नहीं जो हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो में समझते हैं. डेमोक्रेसी का मतलब उस टाइम ये था कि जहाँ पे आप अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़, आपको एक वोटिंग राइट मिलता है कि मुझे इसको राजा बनाना है. तो वो चीज़ अलाउड थी सोसाइटी में, और वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती थी. अगेन जो रिपब्लिक्स थे वो बहुत छोटी जगहों पे अवेलेबल थे. तो अलॉन्ग विद दी 16 जनपद्स, वी ऑल्सो हैव सर्टन दी स्मॉल रिपब्लिक्स, जैसे मलावाज हो गए, योध्यas हो गए, अर्जुन्यास हो गए. तो ये लोग पंजाब, हरियाणा, इन वाले एरियाज़ पे एग्जिस्ट करते थे. और इनकी जो संख्या, इनके कॉइन्स से हम इनकी हिस्ट्री को रिट्रेस करते हैं. तो ये कुछ लोग थे जो डेमोक्रेसी को यूटिलाइज करते थे कि अगर अगर हम अर्जुनियर्स का जो ग्रुप है, या जो ट्राइब है, या जो क्लैन है, उसका जो लीडर होगा, वो ये नहीं होगा कि मेरा बेटा है तो वो नेक्स्ट किंग बनेगा. नो, द नेक्स्ट किंग विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल, एंड दे हैव दैट आइडिया कि भाई अगर इसने अच्छा काम नहीं किया, इसको हटाओ और इसको किंग को लेके आओ. सो दे हैड दैट आइडिया. बट व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन टाइम, मोनार्की केम इनटू एग्जिस्टेंस. इवेंचुअली यही होता है, हो रहा था. इनफैक्ट आज भी ऐसा ही होता है कि यू नो, वंस समबडी एस्टैब्लिशेस देयर ओन स्टेटस, दे वांट कि उन्हीं का फैमिली उसको हमेशा चलाते रहे. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन ऑल्सो. जब नंदाज जब रूल कर रहे थे बिफोर मौर्याज, नंदाज को भी सिलेक्ट किया गया था. ही वॉज एन इलेक्टेड पर्सन. जो ओरिजिनल द फर्स्ट किंग, आई एम फॉरगेटिंग द फर्स्ट किंग्स नेम राइट नाउ, तो वो ही वॉज एन इलेक्टेड पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, बट सम पीपल ऑल्सो डिसअग्री टू दैट. बट आई एम सेइंग व्हाट आई हैव रेड. तो
उसके बाद क्या हुआ कि ही असेंडेड द थ्रोन एंड देन इट वाज लाइक कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके, देन लास्ट में वी हैव धनानंदा जो कि बिल्कुल अय्याश थे. दैट इज द रीजन चाणक्य वाज देयर, यू नो, एंड देन ऑल दैट स्टोरी हैपेंड कि चंद्रगुप्त को इंट्रोड्यूस किया गया. सो दिस ऑल्सो showcases that Chandragupta Maurya was, you know, not elected by someone. He had to conquer that area to remove that evil doer or the evil king. क्योंकि धर्म को अपहोल्ड करने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए, चाहे वो राजा से के घर से हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ नॉर्मल पर्सन, बहुत उनके बारे में बहुत कहानियां हैं, बट चाणक्य ट्रेन्ड हिम एंड ही मेड अ किंग. So again we see that, you know, monarchy is somewhere getting lost and, you know, a new king is being brought into existence. आपने जनपद की बात की, रिपब्लिक्स की बात की. जनपद को आप थोड़ा डिफाइन करेंगे किस तरह से उस टाइम का जनपद हम कैसे देखें उसको अभी? ओके ओके, तो ये क्या है कि 6th century BCE से हम स्टार्टिंग ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, कि जहाँ से हिस्टोरिक पीरियड इज समथिंग व्हेन वी हैव द रिटन सोर्सेज विच आर ऑल्सो रीडेबल. अभी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने क्या किया है कि टाइम को 3 फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. तो प्री हिस्ट्री वो है जहाँ पे हम हंटिंग गैदरिंग में, जहाँ पे सारा पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक आता है. प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे हमारे पास रिटन सोर्सेज हैं पर हम उन्हें पढ़ नहीं सकते. इसका एकमात्र एग्जाम्पल इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोरिक पीरियड. हिस्टोरिक पीरियड को भी एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न में डिवाइड किया गया है. अगेन एंशिएंट का अर्ली एंशिएंट, लेट एंशिएंट, अर्ली मिडीवल, ऐसे करके डेफिनेशन बनता है. तो हिस्टोरिक पीरियड का जो स्टार्टिंग पॉइंट पहले माना जाता था, इट वॉज 6th century BCE. अभी वो अराउंड 1200 BCE के आसपास चला गया है ड्यू टू सेवरल न्यू फाइंडिंग्स, न्यू रिसर्चेस एंड एवरीथिंग. तो वहाँ से हमें जो 16 से महाजनपद हैं, देर आर 16 जनपदस कहा जाता है. और जनपद जो थे, अगेन दीज वर ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि चेडी हो गया, अंग हो गया, वंग हो गया जो कि बिहार बंगाल का एरिया है, कोसल, काशी, सूरसेन, ये सारे नाम आपको, कौशंबी, ये सारे जो नाम हैं आपको, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 16 जनपदस जो कि एज मेजर अर्बन सेंटर्स की तरह काम करते थे. ऑल्सो इनका हिस्ट्री कैसे ट्रेस करते हैं हम? थ्रू नॉट ओनली आर्कियोलॉजिकल बट न्यूमिस्मैटिक एविडेंस. इन्होंने कॉइन्स इशू करे थे, बहुत सारे कॉइन्स इशू करे थे. तो उन कॉइन्स के थ्रू जब वो ट्रेड करते थे तो उन कॉइन्स के ऊपर अपना ट्रेड मार्क लगाते थे, कि जैसे उज्जैनी है तो उसका एक सिग्नेचर होगा, काशी है तो उसका एक सिग्नेचर होगा, या फिर कोसल है तो उसका एक सिग्नेचर होगा. दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड. On the coin also there used to be a small inscription, जो कि inscription बताता था कि योध्यय करके नाम हो गया, या अर्जुन्य नाम करके संस्कृत में नाम रहते थे. तो उसी से आइडेंटिफाई किया गया था कि ओके, दिस इज द प्लेस एंड दिस इज हाउ दे वर ट्रेडिंग विथ ईच अदर. सो जनपद लोकेशन हो गया, ट्राइब हो गया. एक्चुअली क्या है कि जनपद जो था दैट इज वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बाद में बड़े हुए एक साथ. लाइक मान लीजिए काशी इज़ अ वेल नोन जगह, राइट, बट इट वॉज अ जनपद. वाई? बिकॉज ट्रेडिंग वहाँ से होती थी. तो जितने भी मैक्सिमम जनपद या महाजनपद्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, ट्रेड सेंटर्स पे पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से बिजनेस हो रहा था. वहाँ से जहाँ पे बिजनेस होगा वो तो ऑब्वियसली एक बड़ी सिटी हो जाती है, राइट. सो इसी वजह से पहले जनपद होते थे एंड देन इट ग्रू टू महाजनपद. अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी ट्राइब, इट कैन बी अ क्लैन, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट. और यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे पूछा कि रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, रामायण हो गया, महाभारत, ये किस पीरियड में आई थिंक लाई करेंगे ये, या फिर उससे पहले ही करेंगे ये? देखिए अगेन क्या है कि रामायण और महाभारत जो है वो इतिहासज हैं हमारे, एंड वो डेवलप हुए हैं ओवर द टाइम. तो उसको एक टाइम फ्रेम पे रख देना कि ये 5000 में ही हुआ था या 3000 में ही हुआ था, वो करना बहुत मुश्किल है एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. जब तक हमारे पास सर्टन और रिसर्चेस नहीं है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, तब तक
कुछ भी मैं कुछ नहीं कह सकती, बट हाँ, दीज आर पार्ट ऑफ आर इतिहास, दे आर पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन, दे आर पार्ट ऑफ आर कल्चर, और वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। बट अगेन लिटरेचर है, लिटरेचर को किसी टाइम फ्रेम में सेट करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ सिमिलर टू वेदास। सब बोलते हैं वेदास 5000 साल पहले लिखे गए थे, बट अगर हम आर्कियोलॉजिकली 5000 साल पहले करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। तो अगेन दैट इज़ वेरी डाइकोटॉमिकल, हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम लिटरेचर की बात करते हैं या इन महाकाव्यों की बात करते हैं, उनको एक टाइम फ्रेम पे रखना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। थोड़ा सा मैं आपसे ये और इसमें डिटेल में पूछूंगा कि जैसे महाभारत या रामायण की बात की हमने, इसमें एक तो हो गया रिलीजियस एंगल, हम उसको अभी हटा देते हैं, बट जो उसमें चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं वो कहीं मैच करती हैं किसी सिविलाइजेशन से, चाहे कुछ भी जोग्राफी वाइज हो गया जो उसमें है, लिटरेरी है वो, मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरी डीप लिटरेरी एस्पेक्ट टू इट, बट वो एक हिस्टोरिकल सेंस से भी लोग देखते हैं उसको कि ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। और एक पूरी, जैसे हम जर्नी भी बात करते हैं कि उसमें नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक, फिर श्रीलंका तक का पूरा जर्नी है, तो वो कहीं हम लिंक कर सकते हैं कि जब लोगों को नॉलेज हुई होगी इस चीज़ की। डेफिनेटली डेफिनेटली इसको हम हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी के पार्ट में कभी कभी डालते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि रामायण और महाभारत को हम एज ए अगर सिर्फ एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के हिसाब से देखें, डेफिनेटली उसमें जो जोग्राफिक लोकेशंस के बारे में बात करी गई है, जो रिवर्स के बारे में बताया गया है, या जो भी सिनेरियो के जोग्राफी के बारे में बताया गया था, वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्रू, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। क्योंकि अयोध्या की बात आती है, अयोध्या एग्जिस्ट, सरयू एग्जिस्ट, लंका एग्जिस्ट, द पाथ ऑफ रामा एग्जिस्ट, राइट? तो या देर आर एविडेंसेस प्रूविंग दैट किसी ने कोई कहानी नहीं बनाई है, इट्स अ वेल ट्रैवल्ड डॉक्यूमेंट, इट्स अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। सिमिलरली महाभारत की अगर हम बात करें, महाभारत में भी जो वो वनवास गए थे, जिन जिन जगहों पे गए थे, लाक्षीगृह हो गया, हस्तिनापुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, जिस दिल्ली में अगर आप देखेंगे, या जितने भी साइट्स हैं, या जैसे द्रौपदी, शी वॉज फ्रॉम पांचाल, राइट? शी इज गॉट टू बी पांचाली, पांचाल वॉज अनदर महाजनपदा। सो अगेन महाभारत को भी अगर हम रिलीजियस स्पिरिचुअल पार्ट को हटा दें, टोटली हटा दें, इट्स अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इट गिव्स अस अ प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन जियोग्राफी, दैट व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ भारत। अगर हम सिर्फ ज्योग्राफी समझना चाहते हैं, देन महाभारत एंड रामायण शुड बी रेड, कि हमारे देश के जो कितने पॉइंट्स हैं, कौन सा पार्ट इस जम्बू द्वीप को डिफाइन करता है या भारत को डिफाइन करता है। लाइक गांधारी वॉज फ्रॉम गांधार. Gandhar is again part of Afghanistan, right? So again, how it was politically and socially connected to is how a person from Gandhar is coming to Hastinapur and staying there. How socio and economic and political situations are changing over time. इन सब चीज़ों को समझने के लिए महाभारत रामायण पढ़ना चाहिए, अगर हम इन सब चीज़ों को, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पार्ट को हम अवॉइड करें, तो जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते जनरली, बट अगर वो हमारे बैकग्राउंड में है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्रेड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से समझना चाहिए अपने देश को। सो दिस इज़ हाउ आई डिफाइन अंडरस्टैंडिंग रामायण एंड महाभारत। और एक मैम, लास्ट 250 ईयर्स जब ब्रिटिशर्स का टाइम रहा और उससे पहले जब मुगल्स थे, तो एक ये भी जो फैक्ट है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो टेक्स्ट थे वो आई मीन उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, उनको हटाया गया। और आई थिंक एक पीरियड था जिसमें इंडियंस को थोड़ा सप्रेस करने के लिए कुछ टेक्स्ट को मॉडिफाई किया गया, हिस्ट्री को भी अलग अलग तरह से दिखाया गया, ताकि आई थिंक जो सेल्फ रेस्पेक्ट है या लोगों की, वो रूल करना उनको आसान हो जाए। तो इसमें जो फॉरेन के आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जितने टेक्स्ट हैं जो इंडिया को करते हैं, उनका कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और कितना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है इसमें? सी, अभी क्या है कि जो मिडीवियल एरा और जो मॉडर्न द ब्रिटिश एरा की हम बात करते हैं, डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन तो हुआ है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो स्क्रिप्चरल हो, हर तरीके से डिस्ट्रक्शन होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई नया आता है तो वो पुराने को हटाने की कोशिश करेगा, उसमें इट्स ए फैक्ट एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड दैट देयर वॉज डिस्ट्रक्शन, राइट? आप उसको अंडर द कारपेट ब्रश नहीं कर सकते।
राइट। हाँ, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, डेफिनेटली दे हैव यूटिलाइज्ड, नॉट आर्कियोलॉजिस्ट बट आई यूज अ टर्म कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। अब ओरिएंटलिज्म क्या है कि वेस्ट हम ईस्ट को कैसे देखता है, इट ओनली डिफाइंड लाइक दिस। इट इज़ बाय एडवर्ड सायद, ही वॉज एन पर्सन, ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने कहा था इस बात को। तो जब हमारे जो टेक्स्ट्स हैं, अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है एक डाइवर्स लैंड है। क्योंकि उनके वहाँ पे क्या है, एक ही टाइप का जोग्राफी, एक ही टाइप का वेदर, एक ही टाइप के लोग, एक ही टाइप का रिलीजन, हर सब कुछ काफ़ी मोनोटनस है। बट जब वो इंडिया आए और उन्होंने देखा कि देयर इज़ डाइवर्सिटी एट एवरी लेवल, तो वो समझ नहीं पाए कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। टू कंट्रोल सच अ डाइवर्स लैंड यू नीड समथिंग, राइट? सो व्हाट हैपेंड, देयर वर सेवरल पीपल हु, इंडोलॉजिस्ट हम आज उन्हें कहते हैं, तो वो इंडियन कल्चर को पढ़ना उन्होंने शुरू किया। एथनोग्राफर्स को भेजा गया। एथनोग्राफर्स वो हैं जो किसी कल्चर ट्रेडिशन को खुद जाके समझने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। उन्होंने एथनोग्राफर्स भेजे कि तुम जाओ, समझो इन जगहों पे क्या होता है। तो दे ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, दे गैदर्ड डेटा, दे डॉक्यूमेंटेड दैट। अब डॉक्यूमेंटेशन में भी दे सॉ डिस्क्रिपेंसी कि भाई हर लेवल पे लैंग्वेज चेंज होता है, फूड चेंज होता है, लोग चेंज हो जाते हैं, कपड़े चेंज हो जाते हैं। मतलब दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू। सो व्हाट डिड दे डू, दे ट्राइड टू इंट्रोड्यूस, दे व्हाट डिड डू कि वो किताबें जो वो खुद हम पढ़ रहे थे, जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट थे, उनको उन्होंने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया। और वहीं पे सबसे बड़ी गलती हुई। अब क्या है कि जब हम किसी एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हर टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का सबका अलग लेवल होता है, राइट? सो अब क्या है, जब जो ब्रिटिश लोग थे, जो जर्मन्स थे, जब उन्होंने हमारे टेक्स्ट रीड किए, तो उनकी जितनी समझ थी उन्होंने उस हिसाब से उस चीज़ को ट्रांसलेट कर दिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, द नीड ऑफ द पीपल, कि वो चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है। जैसे वर्ण, जाति और कास्ट, ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज के देश का, है ना? बट अगेन, वर्ण जाति जो सिस्टम्स थे वो हमारे देश में क्यों एग्जिस्ट करते थे? सोशल हायरार्की तो हर जगह होती है, बट अगेन व्हाई वाज दिस रिक्वायर्ड? तो उसको किसी ने नहीं समझाया। उन्होंने बस देखा, अच्छा अच्छा ये इतनी सारी जातियां हैं, ये है, बस इनको ट्रांसलेट करके दे दो। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। और वहीं पे क्या हुआ कि वो ट्रांसलेशन जो था, जितने भी मैक्स म्यूलर, सर मैक्स म्यूलर, जो उनके नाम का एक भवन भी है दिल्ली में, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ एक्चुअली ट्रांसलेटेड आर एंशियंट टेक्स्ट्स। वो was an Indologist, and he translated the text without understanding the original meaning of that text, कि वेद क्यों है, या पुराण क्यों है, ब्राह्मण क्यों है, आरण्यक क्यों है, वो टेक्स्ट क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया, वो ट्रांसलेशन हम आज तक पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने भी उन्हीं का ट्रांसलेशन पढ़ा था। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ कि हम उन ट्रांसलेशंस को जाके कभी हमने रिविजिट करने की कोशिश नहीं की, हमने कभी उस चीज़ को सही करने का कोशिश नहीं किया। गलती होना स्वाभाविक है, इंसान है, गलती होगा, बट हाउ अ सिविलाइजेशन वर्क्स, जब आपको कोई फीडबैक देता है तो आप उस फीडबैक को लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपना काम बेटर करने के लिए। तो वो फीडबैक कभी किसी ने नहीं लिया। नाउ देयर इज़ अ डीकॉलोनाइजेशन गोइंग ऑन। तो अभी टेक्स्ट को जब हम रीविजिट करते हैं, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे गलती हुई है। तो ये डिस्रप्शन होना स्वाभाविक था। तो इसको ये ना माने कि ये जान के किया गया है या फिर इसके पीछे मोटिव था, मे बी ये नॉर्मल प्रोसेस का ही पार्ट रहा हो। अगेन मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगेन वो क्या सोच के समझ के इसको ट्रांसलेट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। बट या देर वॉज अ मोटिव टू कंट्रोल पीपल। एवरीबडी वॉन्ट्स पावर एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू कंट्रोल द पावर, राइट? सो उन्होंने शायद इसको उसके हिसाब से यूज़ किया होगा, या दे वॉन्टेड टू रूल इंडिया, एंड हाउ टू रूल इंडिया, दे हैव टू इंट्रोड्यूस सर्टन नॉर्म्स। सो दे माइट हैव, कुछ अच्छे लोग भी रहे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर, सब लोग खराब नहीं रहेंगे, कुछ सही भी रहे होंगे। बट या अगर हम मोटा मोटा देखें तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। थोड़ा फिर हम आगे आर्कियोलॉजी पे जाएं। जैसे हमने एक थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझा, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और जो पीरियड्स थे। अब थोड़ा हम आर्किटेक्चर पे जाएं। जैसे आपने बोला टेम्पल आर्किटेक्चर पे आपका बहुत डीप रिसर्च है, तो इंडिया में हम क्या क्या समझ सकते हैं उस चीज़ को, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए?
एक्चुअली क्या है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत एवर चेंजिंग है। एवर चेंजिंग के साथ साथ जो क्रक्स है वो कभी चेंज नहीं होता, जो मेन आइडिया है। तो जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो देयर आर सेवरल टेक्स्ट जो हमें इनके बारे में स्पेसिफिकली बताता है, जैसे कि सम्रांगना सूत्रधार हो गया, मनसर हो गया, शिल्प शास्त्र हो गए, वास्तुशास्त्र हो गए। ये वाले जो टेक्स्ट है, एंशियंट टेक्स्ट है, ये हमें बताते हैं कि आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए। नॉट ओनली टेम्पल्स बट ऑल्सो सिटीज़, हाउसेस, हाउ दे आर प्लान। बट हम टेम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो जो वास्तुशास्त्र जो है वो 3 टाइप के फॉर्म्स बताता है, स्कूल्स बताता है आर्किटेक्चर के, जो ऑल ओवर इंडिया में लागू होते हैं। जैसे नगर स्टाइल, दैट इज़ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल। देन वी हैव द द्रविड़ स्टाइल, दैट इज़ द South Indian school of temple architecture. And then we have the Vesara style, which is a mix, जो कि हम पूरे कर्नाटका में एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्रा में देखने को मिलता है। पार्ट्स ऑफ आंध्रा में देखने को हमको ये आर्किटेक्चर मिलता है, जहाँ पे दोनों नॉर्थ और साउथ के जो एलिमेंट्स हैं वो मिक्स होते हैं साथ में। तो जो अगर हम नगरा स्टाइल की बात करें तो नगरा स्टाइल जो है वो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में है। द मेन ग्रुप का नाम जो है नगरा स्टाइल। अब उसके अंदर रीजन वाइज अपने अपने स्टाइल्स आते हैं। मेजर एलिमेंट जो है एक नॉर्थ इंडियन टेम्पल को आइडेंटिफाई करने का है कि आप या एक अधिष्ठान होगा। इनिशियली टेम्पल्स में अधिष्ठान नहीं होता था, इट्स अ रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मंदिर खड़ा होता है। अगर कोई कंडरिया महादेव गया हो गया, या फिर कोई भी टेम्पल गए होंगे, या फिर जगन्नाथ टेम्पल गए होंगे, तो वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है जिसको अधिष्ठान कहा जाता है। और रीजनली कोई पीष्ट कहता है, कोई भीत कहता है, अलग अलग उसके नाम रीजन के वाइज चेंज होता रहता है। मैं अधिष्ठान कहती हूँ क्योंकि टेक्स्ट उसको अधिष्ठान स्पेसिफिकली कहता है। तो उसके ऊपर एक पिलर्ड हॉल होता है जिसको कि मंडप कहा जाता है। तो मंडप, फिर मंडप, महामंडप, अलग अलग रीजन के हिसाब से वो बड़ा छोटा होता रहता है। विच लीड्स यू टू द सैंक्टम सेंक्टोरम, जो कि आपको गर्भगृह की तरफ लेके जाता है। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर खड़ा होता है, एक ट्रायंगुलर कर्वी लीनियर एक प्रोजेक्शन होती है ऊपर की तरफ, जो कि एक ट्रायंगुलर के हिसाब से दिखता है, जिसको शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर एक आमलक होता है, आमलक के ऊपर कलश, और कलश के अंदर होता है नारियल। ये एक बेसिक आइडेंटिफायर है, ये मेजर है। इसके ऊपर जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स हैं, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, सेंट्रल इंडिया हो, कलिंग हो, या पहाड़ी स्टाइल हो, वो इसी मेजर प्लान के ऊपर ही अपने आर्किटेक्चर को बिल्ड करता है। सिमिलरली अगर हम साउथ इंडियन देखें या द्रविड़ स्टाइल को देखते हैं, तो द्रविड़ स्टाइल में क्या है कि जो टेम्पल होता है वो भी एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, और अगेन इलोंगेटेड सा एक मंडप हॉल होता है। और उनका एक यूनिक स्टाइल जो होते हैं कि बड़े बड़े गेटवेज होते हैं घुसने के लिए। अगर आप बृहदेश्वर देखेंगे या मीनाक्षी अम्मन टेम्पल देखेंगे, तो वो एक बाउंड्री वॉल है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट होता है जिसको गोपुरम कहा जाता है। तो गोपुरम से आप एंटर करेंगे, यू विल गो टू द टेम्पल। उसके ऊपर आपको विमान दिखता है। जो शिखर नॉर्थ इंडिया में है वो विमान के रूप में हमको देखने को मिलता है। वो ट्रायंगुलर होता है, और नॉर्थ इंडिया में वो स्लाइटली कभी कभी कर्वीलिनियर फॉर्म भी ले लेता है थोड़ा बहुत। बट साउथ इंडियन में वो कभी भी कर्वीलिनियर नहीं होता, वो हमेशा एक विमान, एक प्रॉपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ऊपर जाता है। अगर बृहदेश्वर का आप देखेंगे तो विमान होता है, और दिस इज द मेजर आइडेंटिफायर ऑफ दी साउथ इंडियन टेम्पल। अदर देन दैट उसके बाउंड्री वॉल्स होते हैं, डेकोरेशंस होती हैं, मंडप्स, कभी कभी मंडप्स होते हैं, कभी कभी मंडप्स एब्सेंट होते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन दी प्लेस इट इज़ कमिंग फ्रॉम। ऑल्सो जो वेसर स्टाइल है, जो कि हाइब्रिड स्टाइल है, दोनों एलिमेंट्स को करता है, ये कर्नाटका में ज़्यादा देखने को मिलता है हमको। एक बहुत फेमस टेम्पल है हलेबिद में, दैट इज़ चेन्नकेश्वरा टेम्पल, जिसमें जो स्कल्पचर्स हैं वो स्टोन में ऐसी बसाल्टिक स्टोन में ऐसी कार्व करी गई हैं, मतलब एंड इट्स ब्यूटिफुल। इफ़ यू जस्ट गूगल दीज इमेजेस यू विल थिंक कि लाइक अभी कोई किसी ने फ्रेशली
बनाया है, क्लेस मॉडल से बनाया है, बट इट्स एब्सोल्युटली स्टोन। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है एग्जाम्पल, जहाँ पे हमको ये नॉर्थ और साउथ दोनों के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कि हमको शिखर भी देखने को मिलता है, गोपुरा भी देखने को मिलता है, उसके बाद मंडप भी देखने को मिलता है, अधिष्ठान भी देखने को मिलता है। तो देर इज़ अ मिक्स ऑफ this elements. So these are some of the basic elements of the temples. और जैसे आपने बोला कि मंडपम आई थिंक दोनों में मोस्टली कॉमन है, नॉर्थ और द्रविडियन स्टाइल में दोनों में। और गर्भगृह भी सेम है। मेन जो है वो बाहर का गेट है, एंट्री गेट, राइट, जो बहुत बड़ा होता है। और फिर आके जो स्ट्रक्चर है वो सेम। तो आई थिंक जब बन रहे होंगे तो अलोंग विद बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही है, बट उसमें कुछ जो डिफरेंस है वो रीजनल स्पेसिफिक डेविएशंस होंगे। क्या है कि एज पर आर शास्त्रास देर इज दीज टू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट इन फॉर्म्स। इनको हमेशा अलग से ही बताया गया है, क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ जोग्राफी, बिकॉज ऑफ रीजन, अगेन उनके रीजनल वेरिएशंस होना स्वाभाविक है, अपने हिसाब से करते हैं लोग। तो दीज आर बेसिक थिंग्स कि ये दोनों हमेशा से अलग चलते हैं। वेसरा में मिक्सअप हुआ है, वो भी कर्नाटक के रीजन में, बट ये दोनों जो हैं फॉर्म्स बिल्कुल अलग चलते हैं। जब आप टेम्पल्स देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन फॉर्म्स में। अगर आप दो इमेजेस एक नॉर्थ का रखेंगे, अगर आप सामने मान लीजिए कंडरिया महादेव टेम्पल रख रहे हैं या मीनाक्षी अम्मन टेम्पल रख रहे हैं, तो आपको उन दोनों में एक डिफरेंस क्लियर कट देखने को पता चलेगा कि कैसे ये दोनों अलग फॉर्म्स में है। एक इसमें जो बाहर के टेम्पल्स में नक्काशी जो बोलते हैं, जो स्कल्पचरिंग होती है, वो भी डिफरेंट होती है नॉर्थ साउथ में। आई थिंक साउथ में बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं। और एक इसमें आई थिंक ये भी थ्योरी है कि क्योंकि इन्वेजन हुआ नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी गई, फिर रीबिल्ड हुई अलॉन्ग विद द एम्पायर्स दैट वर देयर एट दैट टाइम। तो वो भी एक रीज़न है क्या इन दोनों के डिफरेंस होने का? नहीं नहीं, ये डिफरेंस उसकी वजह से नहीं है। जो हमारे जो शास्त्र डिफाइन किए गए हैं, शिल्प वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, तो वो उन्होंने रीजन, जोग्राफी, टेम्परेचर, इकोलॉजी के हिसाब से इनको पहले से ही डिफाइन करके रखा था। हाँ, इन्वेजन्स एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया उनके लिए पास था, क्योंकि वो वहाँ इस साइड से आते थे, तो उनके लिए घुसना आसान था। तो वहाँ पे हाँ डिस्ट्रक्शन हमें बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए अगर आप टेम्पल्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको टूटी फूटी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी। हाउ एवर टॉकिंग अबाउट सदर्न टेम्पल्स, वहाँ पे हमें ये डिस्ट्रक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। अगेन क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगता है, उतनी देर में बंदा तैयार हो जाता है कि भाई अब तो नहीं होगा। और ऊपर से साउथ इंडियन जो किंगडम्स हुआ करती थी, दे वर रियली स्ट्रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्थ इंडियन किंग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग, बट वो लोग इतनी बार इन्वेड हो रहे थे, और यू नो सो मच वॉज हैपनिंग अराउंड देम। उनके आसपास पॉलिटिकल सिचुएशन इतना ख़राब होता था कि वो इवेंचुअली दे वर किल्ड एंड द थ्रोन वॉज टेकन बाय द इन्वेडर्स। ये प्रॉब्लम हुआ। बट जब तक ये बातें साउथ की तरफ आ रही थी, तो साउथ का जो पुश बैक था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। एंड इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट द इन्वेडर्स हैव टू थिंक कि भाई जाए कि नहीं जाए। तो नॉर्थ इंडिया को काफ़ी टाइम से, अराउंड कब से मैं बोलूँ, 7th-8th सेंचुरी से बेचारों को इन्वेड किया गया है। सोमनाथ को इतनी बार लूटा गया, तो 17-18 टाइम्स लूटा गया। तो यू जस्ट थिंक अबाउट कि कितनी बार रीबिल्ड किया गया है, बार बार आज भी उसको बार बार रीबिल्ड किया जाता है। तो इन्वेजन वॉज अ प्रॉब्लम, बट दीज पीपल हैव गिवन अ ग्रेट बैक टू दीज इन्वेडर्स। और हम बहुत जो प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं या टेम्पल्स हैं, उसके रेमिनेंट्स हैं, जैसे कि एलोरा, अजंता एलोरा की हम बात करें, तो उसको अगर हम थोड़ा और समझना चाहें कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कैसे होता है, तो आप थोड़ा उस पर इफ़ यू बी एबल टू थ्रो सम लाइट देयर। तो अजंता और एलोरा तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट मैं बोलूँगी, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी उनका नाम आता है। और अजंता में तो हमें पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। एलोरा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस कैलाशनाथ टेम्पल के लिए हुआ, क्योंकि इस दुनिया में शायद वो एक ही एग्जाम्पल है जहाँ पे कि एक पहाड़ को तोड़कर टेम्पल बनाया गया है। तो अब आप सोचेंगे कि पहाड़ को तोड़ के टेम्पल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। पर बात ये है कि जब हम कुछ बिल्ड करते हैं तो वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। तो कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो ऊपर से नीचे बिल्ड हुआ है, और एक पहाड़ के बीच में वो बनाया गया है।
इसका मतलब ये है कि जो स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट या जो वर्कर था, उसके पास एक ही मौका था उसको बिल्ड करने का। एक गलती मीन्स पूरा का पूरा खराब। तो जस्ट थिंक अबाउट द प्रेशर दैट स्कल्प्टर और दैट आर्किटेक्ट वाज गोइंग थ्रू, कि एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे शेप देना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। ऊपर से जो कैलाशनाथ टेम्पल है, इफ गूगल इमेजेस, इट इज़ एन एब्सोल्यूट वंडर, इट्स अ वंडर। हम सोच भी नहीं सकते वो इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है। एंड इट इज सेड दैट इट वाज कमिशन्ड अंडर द राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण दे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, कृष्ण 3 और कृष्ण 2 was his name. The Rashtrakuta king commissioned that this temple should be built in the name of Shiva. अगर आप टेम्पल के अंदर जाएंगे, there's a very big शिवलिंगम, very big शिवलिंगम। एंड जो टेम्पल के आसपास का जो डिज़ाइन है या फिर जो नक्काशियाँ हैं, इट्स ब्यूटिफुल। पूरा का पूरा एक बसाल्टिक स्टोन को शेप करना, मैं अभी भी अगर हम एक स्टोन को शेप करने बैठे, शायद एक बारी में हमसे कभी सही ना हो। तो जस्ट थिंक अबाउट द पर्सन और द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है दैट द कैलाशनाथ टेम्पल इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल। मतलब उसके बाद किसी ने नहीं बनाया और शायद बने भी ना। तो इसको हम रॉक कट आर्किटेक्चर के अंडर डालते हैं, इस स्ट्रक्चर को। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के पहले जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है, रॉक कट आर्किटेक्चर भी हुआ करता था। रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक को कट करके कोई स्ट्रक्चर या कोई टेम्पल या फिर चैत्य या कुछ भी बनाया जाता था। तो उसमें उसका जो आप डिज़ाइन देखेंगे, उसके दोनों तरफ जो वॉल्स हैं, जो मैं अधिष्ठान कह रही थी, उसके जो वॉल्स हैं, दे आर डेकोरेटेड विद रामायण एंड महाभारत, फुल रामायण एंड महाभारत। मतलब एक ऐसा भी नहीं है कि एक एपिसोड मिस कर दिया, तो पूरा का पूरा एपिसोड इट्स ऑल कार्व्ड इन स्टोन। एंड इट्स अ मोनोलिथिक, मतलब एक एक स्टोन से वो बना है, जुड़ा नहीं है, वो पूरा का पूरा कार्व्ड आउट है। और एक इंटरेस्टिंग बात हमेशा कैलाशनाथ के रिलेटेड ये आती है कि जो स्टोन जो टूटा था, जो डेब्री था, वो कहाँ गया। आज भी हम, जब भी मैं किसी भी जगह जाती हूँ, सब मुझे बोलते हैं कि कैलाशनाथ का जो डेब्री था, 2 लाख टन स्टोन जो निकला था डेब्री, वो कहाँ है। तो लाइक वी डोंट फाइंड इट, इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर, वी डोंट नो हाउ दे हैव यूटिलाइज्ड इट। हो सकता है कि उन्होंने उसका चूरा बना के किसी तरीके से यूज़ कर दिया हो, या फिर उन्होंने कहीं और उसका रीयूटिलाइजेशन किया हो, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ऐसा कि मतलब तोड़ के कोई फेंक देता है तो वो कहीं ना कहीं मिल जाता है आर्कियोलॉजिस्ट को, बट वो हमें नहीं मिलता। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड लोग तो उसमें 27 years 30 years रिसर्च करते हैं, एंड एवरी टाइम आई गो आई फाइंड समथिंग न्यू। मतलब बहुत ही सुंदर वहाँ पे आपको रामायण की कहानियाँ मिलेंगी। रावण, ही इज़ लिफ्टिंग द कैलाश, यू कैन एक्चुअली सी दैट, रावण अपने 10 हाथों से उठा रहे हैं उसको। एंड व्हेन यू एक्चुअली व्यू दैट, यू विल थिंक कि येस, इट इज़ वेरी लाइवली, ऐसा सच में उसको कोई लिफ्ट कर रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्ट। ऊपर से आसपास आपको शिव के बहुत सारे अलग अलग रूप के देखने को मिलते हैं। जैसे शिव को हम जानते हैं कि वो शिवलिंगम में ही पूजे जाते हैं, बट उनके अलग अलग रूप भी होते हैं। जैसे वो कल्याण सुंदरम भी हैं, जहाँ पे वो पार्वती से शादी कर रहे हैं और बीच में श्री विष्णु हैं, उनको बीइंग द एविडेंस ऑफ प्रूविंग दैट दिस मैरिज इज हैपनिंग। देन वी हैव दक्षिणा मूर्ति, देन वी हैव चंद्रशेखर, देन वी हैव भिक्षाटन मूर्ति। दे हैव सो मेनी फॉर्म्स ऑफ शिवा, दे आर ऑल carved in stone, and those are so huge in size, very huge in size. तो जब आप कभी कैलाशनाथ के अंदर जाएंगे तो स्टोन्स आर दिस बिग, इतना, मतलब सीढ़ी, जनरली सीढ़ी का हाइट छोटा होता है क्योंकि हमारी हाइट छोटी हो गई है, बट ओवर द टाइम, बिफोर टाइम इट वाज इतने बड़े ह्यूज स्टेप्स हैं। मतलब आपको स्टेप को पूरा ऐसे पैर उठा के आपको रखना पड़ेगा, दे आर सो ह्यूज। एंड व्हेन यू एंटर इट, देयर आर पेंटिंग्स ऑल्सो। जैसे अजंता में हम पेंटिंग्स देखते हैं, कुछ पेंटिंग्स ओवर द टाइम ख़राब हो गई हैं, बट जो छत के ऊपर जो पेंटिंग्स हैं, शिव और पार्वती दोनों साथ में बैठे हैं, वो हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जब हम गए थे, हम अपने पढ़ाई के दौरान, तो हम ऐसे करके देख रहे थे पेंटिंग्स को। तो हम, देन आई हैड वन क्वेश्चन कि सर, ऐसे करके बंदा, हम अगर 5 मिनट खड़े हो जाए, हमारे गर्दन में दर्द हो गया, somebody who has painted this, वो कितनी देर खड़ा रहा होगा। तो मैन माई टीचर टोल्ड मी दैट कि इन्होंने ऐसे करके नहीं, वो लेट कर उन्होंने पेंटिंग बनाई है। सो देर आर हुक्स,
स्मॉल हुक्स जो ऐसे लटके हुए हैं, तो उसमें बंदे ने वो लगाया होगा अपना फट्टा, उस पे लेट के उसने पूरा पेंट किया होगा कि कितनी देर बंदा खड़ा रहेगा. So this is the beauty of, how, art and architecture are culminating somewhere. And if you walk in, there are other paintings जो काफ़ी सारे ख़राब हो गए हैं, but the only that painting is remaining. इसलिए लाइट जलाना बंद करके रखा है. ओनली नेचुरल लाइट भी बहुत कम चलता है क्योंकि सूट मार्क्स हो जाएंगे, और फ्लैश से शायद वो कलर्स पिघल जाए. अभी तो बहुत प्रोटेक्ट कर दिया गया है. ऊपर से व्हेन यू गो इनसाइड द गर्भगृह, देयर इज़ अ ह्यूज शिवलिंगम. आप मतलब उस शिवलिंगम के आसपास चलेंगे ना, यू विल थिंक अब भाई मेरा तो घर बन जाएगा. देयर इज सो मच ऑफ स्पेस. सो द आइडिया ऑफ सेक्रेड स्पेस, देन civic sense, then beauty was aesthetics, was par excellence. It was beyond our thinking, I would say. So I would always say somebody ki if you are reading or listening to this podcast, please visit Kailashnath temple. ये किस पीरियड के बीच में बना होगा, कितना टाइम लगा होगा? अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल ओरिएंटेड है ये, तो उसको कितना टाइम लगा होगा बनाने के लिए? टाइमिंग के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि उसको 100 साल लगा था बनने में, कोई कहता है 50 साल. अगेन देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, बट आई वुड से कि हाँ, उसको काफ़ी टाइम लगा होगा. मतलब दैट वाज नॉट अ समथिंग कि वो 50 साल में तैयार हो जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं थी. वो ओवर द सेंचुरीज वो शायद से तैयार हुआ होगा. एंड दिस इज़ डेटेड समवेयर अराउंड 7th 8th और 9th सेंचुरी सी. राष्ट्रकूटस जो राज कर रहे थे उस टाइम पे, वो इसी टाइम फ्रेम में आते हैं. एंड उनका इंस्क्रिप्शन भी है. एंड देर इज द ट्रिटाइज ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि दैट कृष्ण 3 हैज़ कमीशन्ड ऑफ बिल्डिंग ऑफ द कैलाशनाथ टेम्पल. सो वी हैव एविडेंस. सो इट इज़ डेटेड टू 8th सेंचुरी सी. और सिमिलरली नॉर्थ इंडिया में भी कुछ ऐसी जगहें हैं, या फिर साउथ इंडिया में कोई प्रोमिनेंट जगह जो लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, जैसे आपने कैलाशनाथ के बारे में बोला? हिस्टोरिकली आई थिंक महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स हैं, शोर टेम्पल हो गए या फिर दी पंचरथास हो गए, वो भी रॉक कट है. वो भी पल्लवास के टाइम पर वो बनाया गया था, जब रॉक कट आर्किटेक्चर वहाँ पे शुरू हो रहा था. तो वो इनिशियल फेजेस के हैं. तो शोर टेम्पल इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल दैट शुड बी विजिटेड फॉर वंस. मतलब डेफिनेटली वहाँ तो जाना ही चाहिए. किस जगह पर था ये? शोर टेम्पल इज़ इन महाबलीपुरम. मतलब it's a must visit that temple. Again it's made up of sandstone. और एक टाइम था जो शोर टेम्पल जो हुआ करता था वो पानी के बीच में चला गया था. और अगेन देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज कि वो बहुत टाइम के बाद पानी से निकल कर आया, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रिटिश टेक्स्ट बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे एक टेम्पल देखा था पानी के बीच में. तो आफ्टर 200 साल दैट टेम्पल केम आउटसाइड, जब सी थोड़ा सा पीछे हो गया. तो अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल टेम्पल. देन देयर इज़ द पंचरथास ऑल्सो, जहाँ पे 5 पांडवों के नाम पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, एंड इट्स ऑल ऑफ स्टोन. देन महाबलीपुरम इज़ देयर. अदर देन दैट रिकमेंडेशंस आई वुड से कि साउथ में तो यह है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है. उसके बाद बृहदेश्वरा टेम्पल. बृहदेश्वरा टेम्पल इट्स इन तांजावुर, तमिलनाडु. अगेन इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल. मतलब Brihadeshwara is something that if you go, you can't imagine that some human being has made that. It cannot happen without the divine presence, क्योंकि it's so beautiful. उसका जो विमान है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, that is I think it is around 80 stories, 80 स्टोरीज़ का है. और उसके ऊपर एक बड़ा सा जो ये जो कलश जैसा जो बिठाया गया है, इट इज़ सेट टू बी अराउंड 80 or 90 tons. And people still don't understand that how that thing was actually positioned there. क्योंकि पहले सुपर स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर वो कलश को बिठाया जाता है. तो वो कलश वहाँ कैसे बिठाया गया विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत सारे थ्योरीज हैं कि यहाँ मिट्टी भर के, वहाँ सैंड भर के, वैसे वैसे वैसे. बट देर इज़ नो प्रॉपर आंसर टू इट कि भाई ऐसे ही चढ़ाया गया होगा. सो बृहदेश्वरा इज समथिंग 80 stories you are saying? 80 stories, and it is largest. It was commissioned by the Cholas. I think it was Raja Chola, Rajendra Chola. I'm forgetting the name right now, but it was commissioned under the Cholas. So Cholas were absolute architects. They were sailors. They were trading with Southeast Asia. They were conquering Southeast Asia and everything. So it's a beautiful temple. It's a must visit temple.
other than that, if we move much towards Karnataka, Chanakeshwara temple, it's in Halebid. It's a must visit. Must visit. If you go to Karnataka, just visit that temple. Other than that, we have Hampi. Hampi is an important place. Then we have Lepakshi. It's in Andhra Telangana now. So Lepakshi should be visited. Then if we move more forward, Gujarat has very beautiful temples. Not only Dwarka and Somnath, but there are the Modhera Sen temple is there. It's a beautiful specimen जहाँ पे हमको वाव, जो बाउली हम नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, वाव वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम स्टेप वेल कहते हैं. स्टेप वेल का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है. और जैसे कोणार्क में सन टेम्पल है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में मोढेरा का भी जो सन टेम्पल है वो भी सन को डेडिकेटेड है. अगेन इट वाज इन्वेडेड, इट वाज ब्रोकन, बट अभी एज अ मॉन्यूमेंट इफ यू गो, इट स्टिल एग्जिस्ट. It's beautiful. Then we have several other temples. We have Kandariya Mahadev in MP. Then we have the Chhatarpur temples in again in MP, in Chhatarpur district. Rajasthan has these Ocean group of temples, very beautiful. But there are Jain temples, beautiful temples. So these are some of the places a person must visit to know their rich cultural heritage and architecture of India. इसमें बीच में एक जो टेम्पल्स हमारे इंडिया में हैं, एक तो हमने अभी तक जितनी मोस्टली बात की वो हिंदू टेम्पल्स की बात की, पर जो ऑल रिलीजन्स भी हैं, जैसे आपने जैन टेम्पल्स की बात की, बुद्धिज़्म का एक इम्पैक्ट आता है. तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म या फिर अलग अलग जो और रिलीजन्स हैं, उनका कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ, उनके कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं? Oh, this is a very important and लेस आस्क्ड क्वेश्चन टू मी. एक्चुअली क्या है, बुद्धिस्ट जो बनाते थे वो रॉक कट आर्किटेक्चर में मैक्सिमम बनाया है उन लोगों ने, और उनका सबसे ज़्यादा हम बिहार में देखते हैं. जैसे कि बराबर केव्स हो गए. बराबर केव्स आर फॉर आजीविकास, दे आर सिमिलर टू दैट. देन वी हैव करण चॉपर केव्स. देर आर सेवरल केव्स देर. अगर आप कभी बिहार भ्रमण जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे केव्स देखने को मिलते हैं. बुद्धिज़्म में क्या है कि दे हैव स्पेसिफिकली बिल्ट अ विहार एंड अ चैत्य. चैत्य क्या होता था कि वो एप्सिडल फॉर्म में होता था. एप्सिडल क्या होता है कि सामने का जो स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो रूम होगा सामने का, एंटर पॉइंट जो होगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर, और उसका जो एंड होगा वो सर्कुलर शेप, सेमी सर्कल के रूप में होता है. सो दैट्स एप्सिडल. और जो सेमी सर्कुलर फॉर्म होता है वहाँ पे वो स्तूपा को रखते थे, जहाँ पे वो प्रदक्षिणा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं. तो वहाँ पे इसको चैत्य कहा जाता है. और विहार जो है, विहार वो जगह है जहाँ पे जो मंक्स लोग थे वो स्टे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सोते हैं. तो अगर आप अजंता जाएंगे तो अजंता और इलोरा दोनों में ही आपको काफ़ी सारे हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलते हैं. तो उन केव्स के अंदर आपको काफ़ी सारे विहार्स देखने को मिलते हैं, कुछ चैत्य देखने को मिलते हैं अजंता में स्पेसिफिकली. और आपका इलोरा जो है उसमें भी अराउंड 32 केव्स हैं, जिसमें से कुछ केव्स हिंदू हैं, कुछ जैन हैं, और लास्ट के आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नंबर, बट लास्ट के कुछ केव्स जैन केव्स हैं जहाँ पे आपको पेंटिंग्स, जैन के पेंटिंग्स देखने को मिलता है. तो सबके जो आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स होते हैं, बुद्धिस्ट के जो आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स हैं कि एक तो स्तूपा होगा, क्योंकि सिंस बुद्धा वॉज वर्शिप्ड, अगेन देर इज महायान एंड हीनयान, सेवरल थिंग्स हैपेंड. बुद्धा नहीं चाहते थे कि उनको वो ह्यूमन किसी भी फॉर्म में पूजे, बट आफ्टर द फोर्थ काउंसिल अंडर कनिष्क विच हैपेंड इन कश्मीर, वेर इट वॉज डिसाइडेड कि बुद्ध को भी अब हम एक फॉर्म में, एक फॉर्म में हम वर्शिप कर सकते हैं. तो वहाँ से जो इमेज वर्शिप है बुद्धिज़्म में वो वहाँ से इंट्रोड्यूस होता है. तो वहाँ से फिर हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बुद्धिज़्म का है, जो आपने इम्पैक्ट का बात किया, वो ओरिजिनेट तो देखिए आपका बिहार में हुआ, पर उसका इम्पैक्ट जो है अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें बहुत कम है. हमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. तो अभी क्या है कि व्हेन अशोका, दिस इज़ दी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात मैं करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि जब अशोका पावर में आए आफ्टर द कलिंग वॉर, ही सेड कि नाउ इतना ब्लड बात हुआ है, ब्लडशेड हुआ है, तो आई विल टेक अप बुद्धिज्म, एंड ही बिकम्स अ बुद्धिस्ट, राइट. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड हिज मंत्रीज एंड हिज पीपल कि अराउंड 80,000 स्तूपास उन्होंने इरेक्ट करवाए ऑल ओवर इंडिया में.
और उसके साथ उन्होंने इंस्क्रिप्शंस भी लगवाया कि उन्होंने धम्म पाली में धम्म हो जाता है धर्म, तो वो धम्म को प्रोपोगेट करने लगे कि हर जगह पे। एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बुद्धिज़्म को बिहार से निकालकर बाहर भेजा। दैट इज़ द रीज़न बुद्धिज़्म बाहर के देशों में, अगर आप श्रीलंका देखेंगे, कोरिया या फिर जापान, चाइना, फार ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इन जगहों पे जो फर्स्ट स्टेप जो था वो अशोका ने लिया। अशोका ने अपने बेटी और बेटे संघमित्र और उनके बेटे का नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा, सिलोन भेजा कि आप वहाँ जाके प्रोपोगेट करिए इसको, बुद्धिज़्म को। तो अगेन अगर हम श्रीलंका जाएंगे तो वहाँ पे आपको केव्स देखने को मिलते हैं। तो विन दे वर फॉलोइंग दैट, अब लोग जा रहे हैं तो लोगों की रहने की भी जगह चाहिए होती है, मंक्स के रहने की जगह चाहिए होती है, क्योंकि उस टाइम पे तो फ्लाइट्स थे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली नहीं थे, क्योंकि हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो डेफिनेटली वो रास्ते का ही रूट लेकर जाते थे। तो उस टाइम पे सेवरल जगहों पे विहार्स बनने लगे। सेवरल अगर रह रहे हैं, बुद्ध का कुछ एक हुआ, जैसे कि मान लीजिए गुजरात में देवनी मोरी नाम का एक साइट है, जो कि जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। उस देवनी मोरी साइट को हमारे डिपार्टमेंट ने एक्सकवेट किया था इन 1960s। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा आपको वो मिलता है, चैत्य और विहार दोनों मिलते हैं। और वहाँ पे जो स्तूपा था, वो महास्तूप जो था, महास्तूप के नीचे बुद्धा के रिमेन्स देखने को मिलते हैं जी, बुद्धा की अस्थियां हमें देखने को मिलती हैं। और जो मैंने आपको बताया कि 80,000 स्तूपास बनवाए गए थे अशोका के थ्रू, ये भी कहा जाता है कि अशोका ने जो बुद्ध की जो अस्थियां थीं उनको 80,000 जगहों पे बांटा हुआ था, कुछ जगहों पे बांटा था। एक्चुअली क्या है कि इसको समझने के लिए क्या है कि स्तूपा भी 3 टाइप के होते हैं, एक है परिभोगिका, एक होता है उद्देशिका, और एक और शारीरिक। तो शारीरिक जो होता है उसमें डायरेक्ट बुद्ध की अस्थियां होती हैं, जो कि देवनी मोरी में है, वहाँ पे डायरेक्ट बुद्ध की अस्थियां हैं, बुद्ध की हड्डियां हैं। और परिभोगिका जो होता है वो देवनी मोरी कहाँ पर है? देवनी मोरी गुजरात में पड़ता है जी। और जो परिभोगिका है, परिभोगिका में क्या होता है कि बुद्ध ने जो सामान इस्तेमाल किया था, जैसे कि उनका कटोरी जिसमें वो भिक्षा लेते थे, या उनके बाल, या फिर कोई भी चीज़, या फिर उनके जो डायरेक्ट 5 डिसाइपल्स जो थे उनसे रिलेटेड कोई चीज़ होती, तो वो परिभोगिका में आता है। और उद्देशिका जो होता है, जिसको हम वोटिव स्तूप कहते हैं, वो होता है कि किसी की मनोकामना पूरी होती है तो वो एक स्तूपा बनवाते हैं। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। तो ये कहा जाता है जब अशोका पावर में आए तो उन्होंने जो बुद्ध की अस्थियां थी उन्होंने 80,000 जगहों पे डिवाइड करी। बट इस बात पे काफ़ी सारे रिसर्चर स्कॉलर्स अग्री नहीं करते, क्योंकि इतनी सी अस्थियों को 80,000 जगह पे डिवाइड करना शायद पॉसिबल नहीं रहा होगा। बट हाँ, उसने डेफिनेटली उन अस्थियों को कुछ कुछ जगहों पर तो डिवाइड करी हैं, क्योंकि अस्थियां हमको देवनी मोरी में मिलती हैं, बिहार की एक जगह पे मिली थी। अगर आप नेशनल म्यूज़ियम जाएंगे, नेशनल म्यूज़ियम में भी जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे बुद्ध के दांत है, वहाँ पे उनके दांत रखे गए हैं। उनका एक स्पेशल एग्जीबिशन होता है बुद्धिस्ट के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे विदेश के लोग जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो देखने के लिए आते हैं। तो बुद्ध के दांत वहाँ। ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि वो डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग से पता चल गया है? डीएनए टेस्टिंग से ही प्रूफ किया जाता है कि ये किसकी हड्डियां हैं या कहाँ से हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मुझे एक सैंपल यहाँ से मिला, एक सैंपल मुझे गुजरात से मिला, तो इन सैंपल्स को हम मैच करने के लिए डीएनए टेस्टिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्बन डेटिंग दूसरी चीज़ों की होती है, तो इसकी डीएनए टेस्टिंग की जाती है, उसी से प्रूफ होता है। तो उसी से स्पेसिफिक, अगर आप कभी भी नेशनल म्यूजियम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक स्पेसिफिक जगह, पहले तो वो बुद्धिस्ट गैलरी में रहता था, बट अभी उसके लिए एक अलग सा जगह बनाया गया है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म के लिए स्पेसिफिक है। तो जितने भी देश में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस बुद्धिस्ट रिलेटेड हुए हैं, वो वहाँ पे सारा मटेरियल वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। या अब बात रही जैन टेम्पल्स की। जैन के टेम्पल्स जो है वो हमको अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान से देखने को मिलता है, अराउंड 11th-12th सेंचुरी CE से। उसके पहले उनका केव्स है और पेंटिंग्स देखने को मिलता है। अगेन अजंता एलोरा में तो है ही, कुछ पार्ट्स ऑफ MP में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात के, वहाँ पे गुजरात में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे जैन और बुद्धिस्ट के केव्स
साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और 11th-12th सेंचुरी में राजस्थान में जैसे ओशियान ग्रुप हुआ या फिर माउंट आबू हुआ, इन जगहों पे हम बिगर फॉर्म ऑफ टेम्पल्स देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हिंदू और जैन और एलिमेंट्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, उसमें कोई झगड़ा नहीं था। तो उन्होंने एक दूसरे को कॉपरेट करके उन्होंने टेम्पल्स बनाए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा हिंदू टेम्पल है, बट व्हेन यू एंटर इट यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ जैन टेम्पल। दिस इज हाउ। थैंक्स अ लॉट। आई थिंक बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और हमने नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट वेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, अलॉन्ग विद जो हमारी हिस्ट्री थी विद रिलीजियस सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। आपने आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड, नेम्ड एटलीस्ट अराउंड 15 to 20 प्लेसेस वे पीपल नो वेयर टू विजिट। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत बहुत नॉलेजेबल था। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।